तो फिर जब कोई चीज आवाज की गति से 12 गुना तेज आपकी ओर आ रही हो तो आपको सच में कितना चेतावनी समय मिलेगा, आप क्या सोचते हैं? मेरा मतलब है व्यावहारिक रूप से ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी दूर हैं, है ना? लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं होगा। जवाब इस पर निर्भर है कि आप कहां हैं और कौन लॉन्च कर रहा है। हो सकता है आपके पास कॉल करने का पर्याप्त समय हो या शायद बिल्कुल नहीं। यह हथियार वर्ग हाल ही तक संचालनात्मक रूप में नहीं था। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये शब्द अक्सर उन लोगों द्वारा बहुत इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें पूरी तरह पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए इसे शुरू में ही स्पष्ट कर देते हैं। हाइपरसोनिक मतलब मैक 5 यानी आवाज से 5 गुना तेज। मैं सोच रहा हूं मैक 5 क्या है? समुद्र तल पर यह करीब 6200 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, यानी बहुत तेज। तेज मिसाइलें नई नहीं हैं, चाहे वे कितनी भी तेज हों। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें 1950 के दशक से ऊपरी वायुमंडल में हाइपरसोनिक गति से उड़ रही हैं। नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलें अपनी गतिशीलता के कारण खास हैं। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से ये अलग हैं। वे ऊपर नीचे एक अनुमानित चाप में जाती हैं, जैसे महंगी और खतरनाक क्रिकेट बॉल। आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और गणना कर सकते हैं कि वे कहां गिरेंगी। अगर आपकी मिसाइल डिफेंस प्रणाली सही है तो आप सही समय और सही जगह पर इंटरसेप्टर लगा सकते हैं और कई परेशानियों से बच सकते हैं। आसान है, असल में ये जटिल है, लेकिन आप समझ रहे हैं। आसान है ना? आप कर सकते हैं पीटर। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन इसे बदल देता है। इसे एक रॉकेट द्वारा ऊपर भेजा जाता है, जैसे सामान्य वॉरहेड को। लेकिन फिर इस आसान और अनुमानित वक्र में गिरने के बजाय यह ग्लाइड करता है। यह ऊपर उठ सकता है, मुड़ सकता है और ऊपरी वायुमंडल में ऐसी ऊंचाई पर उड़ सकता है जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, और इतनी तेज गति से चलता है कि इसे रोकना भी मुश्किल हो जाता है। ये कुछ वैसा ही फर्क है जैसे एक पत्थर को फेंकना और एक पत्थर को पानी पर उछालना। बस फर्क इतना है कि ये पत्थर बीच में ही तय कर सकता है कि अब वह झील के किसी बिल्कुल अलग हिस्से की ओर चला जाए। मुझे इससे अच्छा उदाहरण चाहिए। कई देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन इस तकनीक पर काम कर रहे हैं, और अब अपनी ही बेहद उत्साही सरकारी मीडिया के अनुसार उत्तर कोरिया जनवरी 2025 में प्योंगयांग ने एक नए प्रकार की इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 16B के सफल परीक्षण की घोषणा की। 21 मीटर लंबी 2 चरणीय ठोस ईंधन रॉकेट, जिसे 7 एक्सल वाले मोबाइल लॉन्चर पर ले जाया जाता है और जिसके शीर्ष पर एक पच्चर के आकार का ग्लाइड लगा है। उत्तर कोरियाई मीडिया ने दावा किया कि इस वाहन ने जापान सागर के ऊपर उड़ान भरते समय मैक 12 की गति प्राप्त की। ये ध्वनि की गति से 12 गुना तेज है, यानी बहुत ही ज्यादा तेज। ये लगभग 14,700 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस गति पर आप इंग्लिश चैनल काफी दूर तक पार कर सकते हैं। हालांकि यह सबसे दूर नहीं है, सिर्फ 12 सेकंड में, और लंदन से एडिनबरा आप लगभग 6 मिनट में जा सकते हैं। हवासोंग 16B वाकई उत्तर कोरिया के दावों के अनुसार सब कर सकता है या नहीं, इस पर विवाद है। DPRK को प्रचार करना पसंद है। ऐसा लगता है कि बूस्टर काम कर रहा है, लेकिन ग्लाइड वाहन शायद अभी भी खुद को साबित करने में लगा है। लेकिन यहां तक कि एक आंशिक रूप से सफल हाइपरसोनिक कार्यक्रम भी इस बात में असली बदलाव लाता है कि उत्तर कोरिया किस चीज की धमकी दे सकता है, कितनी जल्दी धमकी दे सकता है और कितनी कम चेतावनी दे सकता है। आज हम ऐसे देश को देखेंगे जो व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन है और जिसकी अर्थव्यवस्था कई मध्यम शहरों से भी छोटी है, जिसने दुनिया की सबसे उन्नत रक्षा प्रणालियों को पछाड़ने वाली मिसाइल बनाई। उत्तर कोरिया एकदम से हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ नहीं आया, पर वो ऐसा चाहता जरूर था। यहां तक पहुंचने में दशकों की मेहनत लगी। शुरुआती वर्षों में काफी विदेशी मदद मिली और एक ऐसा शासन था जिसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि परमाणु हथियार और उन्हें पहुंचाने के साधन किसी भी कीमत पर हासिल करना जरूरी है, चाहे सब लोग कितने भी भूखे क्यों ना हों। और मेरा मतलब है, सच कहूं तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये चालाकी भी है। एक परमाणु राष्ट्र होना वाकई अलग ही प्रभाव डालता है। ये कहानी 1970 और 1980 के दशक में शुरू होती है, जब प्योंगयांग ने मिस्र और सोवियत संघ से स्कड मिसाइलें हासिल करनी शुरू की थीं। ये छोटी दूरी की तरल ईंधन से चलने वाली रॉकेट थे, जिन्हें मूल रूप से 50 के दशक में डिजाइन किया गया था। यह अत्याधुनिक तकनीक नहीं थी, लेकिन दक्षिण कोरिया को धमकाने और शासन को एक आधार देने के लिए पर्याप्त थी। इंजीनियरों ने स्कड मिसाइलों का अध्ययन कर
उनकी नकल और संशोधन के बाद अपनी मिसाइलें बनाईं। 1990 के दशक तक वे ईरान और पाकिस्तान को मिसाइलें भेजने लगे, जिससे दिखता है कि वे कितनी जल्दी छात्र से आपूर्तिकर्ता बने। लिक्विड फ्यूल में कुछ समस्याएं हैं। प्रोपेलेंट्स और ऑक्सीडाइजर को अलग रखना पड़ता है, वरना जल्दी मिलाने से विस्फोट हो सकते हैं, जिसे आमतौर पर हथियार कार्यक्रम में अवांछनीय माना जाता है। जब आप लॉन्च के लिए तैयार होते हैं तो आपको पैड पर ही मिसाइल में ईंधन भरना पड़ता है। यह प्रक्रिया घंटों लेती है, जिसमें ट्रक, पाइप, हैजमैट सूट वाले टेक्नीशियन और काफी गतिविधियां होती हैं। जासूसी उपग्रह जमकर तस्वीरें लेंगे। अगर आप एक विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध बनाए रखना चाहते हैं तो अपने दुश्मन को यह दिखाना कि आप अपने मिसाइलों को धीरे धीरे ऐसे भर रहे हैं जैसे पेट्रोल पंप पर हों, यह अच्छा नहीं है। लेकिन ठोस ईंधन से यह सब बदल जाता है। ठोस ईंधन वाली मिसाइल में प्रणोदक पहले से ही मोटर केसिंग के अंदर भरा होता है, जो स्थिर और लॉन्च के लिए तैयार होता है। इसे मोबाइल लॉन्चर पर रखकर सुरंग या जंगल में ले जा सकते हैं। आदेश मिलते ही मिनटों में फायर कर सकते हैं। इस क्षेत्र में क्रांतिपुख गोकसोंग सीरीज से आई थी। 2010 के दशक के मध्य में पनडुब्बी से लॉन्च और जमीन आधारित मिसाइलों ने इंजीनियरों को बड़े व्यास के ठोस रॉकेट मोटर का अनुभव दिया। शुरुआती परीक्षणों में मिले जुले नतीजे आए। सफलताओं के साथ साथ कई असफलताएं भी हुईं, लेकिन हर एक ने उन्हें कुछ न कुछ सिखाया। दशक के अंत तक उनके पास ठोस ईंधन तकनीक थी, जिसे बड़े और लंबी दूरी के सिस्टम के लिए बढ़ाया जा सकता था। 2021 के आसपास किम जोंग उन ने अगले 5 वर्षों के लिए एक सैन्य खरीदारी सूची की घोषणा की। ठोस ईंधन, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली परमाणु डिलीवरी प्रणालियां और युद्ध के मैदान में इस्तेमाल के लिए सामरिक परमाणु वारहेड्स। 2024 के मध्य तक विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि उत्तर कोरिया ने करीब 50 परमाणु वारहेड्स बना लिए हैं और 13 नई प्रणालियां विकसित कर रहा है। भले ही सब भूखे हो, सूची के हाइपरसोनिक हिस्से पर खास ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी रॉकेट बनाने से अलग खतरा दिखाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक आर्क नहीं अपनाती, बल्कि ऊपरी वायुमंडल में मैक 5 से तेज ग्लाइड कर दिशा, ऊंचाई और मार्ग बदलती हैं। अगर आप एक मिसाइल डिफेंस ऑपरेटर हैं और आप ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉरहेड कहां गिरेगा, तो वो ऐसी मिसाइल की मैन्यूवरेबिलिटी आपके लिए एक बुरा सपना है, और जाहिर है यही किम चाहता था। अब इन सब का नामकरण थोड़ा उलझन भरा हो जाता है, तो चलिए इसे सुलझाते हैं, ठीक है? वापस अक्टूबर 2020 में उत्तर कोरिया ने प्योंगयांग परेड में विशाल तरल ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रदर्शित की थी, और विश्लेषकों ने शुरू में इसका उपनाम हुआसोंग 16 रखा था। बाद में उस मिसाइल को आधिकारिक तौर पर हुआसोंग 17 नाम दिया गया। नवंबर 2023 में उत्तर कोरियाई मीडिया ने नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ठोस ईंधन रॉकेट मोटर के सफल ग्राउंड टेस्ट की घोषणा की, और जनवरी 2024 तक वे उड़ान परीक्षण कर रहे थे। पहला संस्करण, जिसमें एक वास्तविक हाइपरसोनिक ग्लाइडर के बजाय एक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल लगाया गया है, को आमतौर पर बाहरी विश्लेषकों द्वारा हुआसोंग 16A कहा जाता है। जिस पर हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन लगा, वही हुआसोंग 16B बना। 2024 की शुरुआत में उत्तर कोरिया के पास इंटरमीडिएट रेंज तक पहुंचने वाला ठोस ईंधन बूस्टर हाइपरसोनिक हथियार विकसित करने का आदेश और मिसाइल निर्माण का वर्षों का अनुभव था। अब वो जो चाहता था वो एक ऐसा सिस्टम था जो जापान से लेकर गुआम और उससे आगे तक पूरे प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को खतरा पैदा कर सके, और मिसाइल ऑपरेटरों को जितना कम समय और जितनी ज्यादा अनिश्चितता हो सके उतनी दे सके। यही वो कमी है जिसे पूरा करने के लिए हुआसोंग 16B को डिजाइन किया गया था। अब बात करते हैं कि ये चीज दिखती कैसी है, क्योंकि इंजीनियरिंग के चुनाव से पता चलता है कि उत्तर कोरिया क्या चाहता है। हुआसोंग 16B लगभग 21 मीटर ऊंचा है, जो लगभग 2 लंदन डबल डेकर बसों की लंबाई के बराबर है, अगर उन्हें आगे पीछे खड़ा कर दिया जाए। इस मिसाइल के 2 चरण हैं और दोनों ही ठोस ईंधन वाले हैं। पहला चरण 10.6 मीटर लंबा है, उड़ान की शुरुआत में जलता है और सबसे ज्यादा भार उठाता है, ताकि मिसाइल ऊपर और तेज बढ़ सके। दूसरा चरण 5.6 मीटर लंबा, पहले चरण के बाद पेलोड को अंतिम गति तक पहुंचाकर लक्ष्य की ओर ग्लाइड करने छोड़ता है। 2 चरण। इस श्रेणी की मिसाइल के लिए यह सामान्य है। लंबे समय तक जलने से रेंज बढ़ती है और खाली टैंक को टारगेट तक नहीं ले जाना पड़ता। लॉन्च भी दिलचस्प है। हुआसोंग 16B एक साथ धुरी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर सवार है, जो मिसाइल को क्षैतिज रूप में ले जाकर लॉन्च साइट पर खड़ा कर फायर करता है।
मिसाइल एक कैनिस्टर के अंदर रखी होती है जिसमें क्लैम्पशेल कवर लगे होते हैं जो आगे से खुलते हैं। ये कवर मिसाइल को ट्रांसपोर्ट के दौरान सुरक्षित रखते हैं और उसे मौसम के प्रभाव से बचाते हुए हमेशा तैयार रखते हैं। पूरा सिस्टम रोड मोबाइल है, यानी इसे सुरंगों में छुपाया जा सकता है, हाईवे के ओवरपास के नीचे पार्क किया जा सकता है, जंगलों में छुपाया जा सकता है या किसी भी ऐसी इमारत में ले जाया जा सकता है जिसका दरवाजा ऊंचा हो। अगर इसे एक फिक्स्ड साइलो से तुलना करें तो साइलो सैटेलाइट इमेजरी में साफ दिखाई देता है और हमेशा एक ही जगह पर रहता है। मोबाइल लॉन्चर को मिसाइल छोड़ने से पहले ढूंढकर नष्ट करना मुश्किल है। इंजीनियर इसे कोल्ड लॉन्च प्रक्रिया कहते हैं। कैनिस्टर के अंदर ही रॉकेट मोटर जलाने के बजाय मिसाइल को बाहर निकालने के लिए ट्यूब के नीचे गैस जनरेटर दबाव बनाता है, जिससे मिसाइल शैंपेन बोतल के कॉर्क की तरह बाहर निकलती है। जैसे ही मिसाइल लॉन्चर से बाहर और हवा में सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाती है, उसका पहला चरण मोटर जल उठता है। यह तरीका उपकरणों की क्षति, गर्मी और विस्फोट के नुकसान को घटाता है, जिससे वाहन दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। हालांकि उत्तर कोरिया वास्तव में यह कितनी जल्दी कर सकता है, यह एक खुला सवाल है। दोनों चरण मोटर केसिंग में भरे हुए ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। जनवरी 2025 के परीक्षण पर उत्तर कोरियाई स्टेट मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अब मोटर केसिंग स्टील या एल्यूमिनियम की बजाय मिश्रित कार्बन फाइबर से बनती है। इसका मतलब है कि आपको वही संरचना मिलती है, लेकिन ये हल्की और मजबूत होती है, जिससे आप ज्यादा पेलोड ले सकते हैं, दूर तक उड़ सकते हैं या दोनों। कार्बन फाइबर कंपोजिट्स कुछ धातुओं की तुलना में गर्मी को भी बेहतर तरीके से संभालते हैं, जो तब महत्वपूर्ण होता है जब आप कई मिनटों तक नियंत्रित विस्फोट के साथ पावर्ड फ्लाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बूस्टर मिसाइल को गति देता है। अब इसके ऊपर वाले हिस्से में जो पेलोड है उसके बारे में क्या? हवासोंग 16B एक वेज आकार का हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन ले जाता है, जो उत्तर कोरिया की कुछ साल पहले टेस्ट की गई छोटी लिक्विड फ्यूल वाली हवासोंग 8 मिसाइल के वाहन जैसा दिखता है। दूसरा स्टेज चलने पर ग्लाइड व्हीकल अलग होकर ऊपरी वायुमंडल में पुनः प्रवेश करता है। उत्तर कोरियाई मीडिया के अनुसार वह अनुमानित चाप की बजाय पुल अप मूवमेंट करता है, जिससे ऊंचाई और बगल की ओर दिशा बदल सके। हवासोंग 16 श्रेणी का बेसिक बूस्टर अलग अलग पेलोड ले सकता है। ये उत्तर कोरिया के लक्ष्य पर निर्भर करता है। 16 वेरिएंट मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल ले जाता है, जो उतरते वक्त एडजस्ट कर सकता है, पर असली हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन की तरह ग्लाइड नहीं करता। जून 2024 में कम से कम एक टेस्ट भी हुआ है, जिसमें ऐसा लगता है कि पहले स्टेज का इस्तेमाल एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल नोज कोन तैनात करने के लिए किया गया था, जो असल में एक साथ कई वॉरहेड छोड़ने की कोशिश थी। शानदार। उत्तर कोरिया ने टेस्ट को सफल बताया, लेकिन दक्षिण कोरिया और जापान का कहना है कि व्हीकल उड़ान में अनियंत्रित तरीके से टूट गया। किस पर भरोसा करें? किसी भी तरह से देखें, यह बात यह है कि हवासोंग 16 असल में एक प्लेटफॉर्म है। ये एक मॉड्यूलर सिस्टम है जिसे अलग अलग मिशनों के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, न कि कोई एक फिक्स्ड डिजाइन। अब इसकी परफॉर्मेंस पर बात करें तो बूस्टर के आकार और इंजीनियरिंग अनुमानों के आधार पर बाहरी विश्लेषकों का मानना है हवासोंग 16B की रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर है, जिससे यह इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनती है। अब तक की असली टेस्ट फ्लाइट्स छोटी रही हैं। अप्रैल 2024 में लगभग 600 किलोमीटर और जनवरी 2025 में करीब 1100 किलोमीटर दूरी तय की गई। उत्तर कोरियाई आंकड़े करीब 1000 और 1500 किलोमीटर बताते हैं, जैसा वे हमेशा करते हैं। उत्तर कोरियाई दावे और सहयोगी ट्रैकिंग डेटा में अंतर बार बार उठता है। 2024 की उड़ान का अधिकतम वेग करीब मैक 5 है, जो तकनीकी रूप से हाइपरसोनिक है, लेकिन मुश्किल से उस सीमा में है। जनवरी 2025 के परीक्षण में उत्तर कोरियाई मीडिया और विशेषज्ञों ने बताया कि ग्लाइड वाहन मैक 12 तक पहुंचा। 14,700 किमी बिघन की रफ्तार से 1,100 किमी की दूरी तय करने में 4-5 मिनट लगते हैं। अगर इसे अनुमानित अधिकतम रेंज 3000 से अधिक किलोमीटर तक बढ़ा दें, तो लॉन्च से लेकर टारगेट पर पहुंचने तक की उड़ान का समय 10 से 15 मिनट के बीच होगा। वारहेड विकल्पों में परमाणु या पारंपरिक पेलोड हैं, और उत्तर कोरियाई मीडिया ने इस उपलब्धि पर हमेशा की तरह विनम्र रहे। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को यहां उद्धृत करते हुए एक तकनीकी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और यह भी उल्लेख किया गया है, फिर से उद्धृत करते हुए, कि दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास ऐसी तकनीक हो सकती है। क्या ये ग्लाइड वाहन वाकई
प्योंगयांग के दावों जैसे जटिल मूवमेंट्स और पूरी क्षमता दिखा सकता है। ये टेस्ट रिकॉर्ड से पूरी तरह साबित नहीं हुआ है। देखिए, एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना एक बात है, लेकिन ये साबित करना कि वो काम करती है बिल्कुल अलग मामला है। हवासोंग 16 परिवार का टेस्ट प्रोग्राम 14 जनवरी 2024 को शुरू हुआ, लेकिन पहली टेस्ट फ्लाइट में हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन नहीं था। उत्तर कोरिया ने जो मिसाइल लॉन्च की उसे विश्लेषक अब हवासोंग 16A कहते हैं, जो एक सॉलिड फ्यूल इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है और इसमें फैंसी हाइपरसोनिक ग्लाइडर की बजाय एक मैन्यूवरेबल री-एंट्री व्हीकल लगा हुआ था। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने इसे लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ट्रैक किया, जबकि जापानी आकलन इससे ज्यादा सतर्क थे, जिन्होंने कम से कम 500 किलोमीटर की दूरी और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई रिपोर्ट की। तकनीकी समुदाय ने इसे कड़ी नजर से देखा, क्योंकि ये नए सॉलिड फ्यूल बूस्टर की पहली पूरी उड़ान थी, न कि इसलिए कि पेलोड कोई क्रांतिकारी था। अगर रॉकेट चलता तो उत्तर कोरिया को प्लेटफॉर्म मिलता। बुरी तरह फेल होने पर हाइपरसोनिक योजनाएं टल जाती। हमारे लिए बुरी और उत्तर कोरिया के लिए अच्छी खबर, रॉकेट सफल रहा। हवासोंग 16B 2 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ और उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया बहुत उत्साहित था। KCNA ने कहा, हवासोंग 16B की पहली टेस्ट फायरिंग हुई। ये नई इंटरमीडिएट रेंज ठोस ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन लगा है। ये थोड़ा लंबा है, मुझे इसे बोलने में एक से ज्यादा बार लग गया, लेकिन इससे जरूरी जानकारी मिल जाती है ना? प्योंगयांग के अनुसार मिसाइल ने 1000 किमी की दूरी तय की, 101.1 किमी ऊंचाई तक पहुंची, फिर पुल अप मैन्यूवर करके 72.3 किमी के दूसरे एपोगी तक पहुंची और जापान सागर के ऊपर क्रॉस रेंज मैन्यूवरिंग की। आज काफी भारी भरकम शब्द हैं, है ना? ये वाकई प्रभावशाली है। अगर ये सच है, प्योंगयांग का वर्षन बड़ा दावा कर रहा है, जबकि बाहरी आकलनों ने कुछ और बताया। दक्षिण कोरियाई और जापानी ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक मिसाइल असल में करीब 600 किमी उड़ी, 1000 नहीं, और इसमें 100 किमी के पास सिर्फ एक एपोगी था। उत्तर कोरिया के दूसरे शिखर के दावे का कोई सबूत नहीं मिला। अनुमानित गति माक 5 रही। डेली एनके की रिपोर्टिंग के अनुसार कुछ विश्लेषकों ने उत्तर कोरिया के स्रोतों के आधार पर एक स्पष्टीकरण प्रस्तावित किया है। 1000 किलोमीटर की सीमा इस पर आधारित थी कि मिसाइल क्या कर सकती है, न कि उसने असल में क्या किया। उस विशेष उड़ान के दौरान एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने आउटलेट को बताया कि सुरक्षा कारणों से गति और ऊंचाई को जानबूझकर सीमित किया गया था, यानी एक नियंत्रित प्रोफाइल में उड़ान भरी गई थी। उत्तर कोरिया ने डेटा इकट्ठा किया और देखा कि विरोधी कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, जो एक सुविधाजनक कहानी है। स्रोत ने अप्रैल परीक्षण के 3 उद्देश्य बताए। हार्डवेयर की कार्यक्षमता सिद्ध करना भी शामिल था। ये देखना कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान उड़ान का पता लगाने और विश्लेषण में कितने सक्षम हैं। असल में उनकी खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता पर जानकारी इकट्ठा करना है। दूसरा, यह संदेह उठाना कि सहयोगी देशों के रडार मैन्यूवरिंग हाइपरसोनिक लक्ष्य को सही से ट्रैक कर सकते हैं, जो डिटरेंस के लिए अहम है, भले परीक्षण मामूली था। तीसरा, यह बताना कि गुआम, हवाई और ओकिनावा के अमेरिकी ठिकाने अब हमले की सीमा में हैं। यहां तक कि आंशिक रूप से सफल परीक्षण भी काफी कुछ हासिल कर सकता है, जब आपका उद्देश्य तकनीकी पुष्टि के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना भी हो। समय ने संदेश को मजबूत किया। अप्रैल 2024 का परीक्षण अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास के साथ हुआ। प्योंगयांग ऐसी संयुक्त सैन्य गतिविधि को सीधा खतरा मानता है और इसी बीच नई हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च हुई। जब आपके विरोधी सहयोग कर रहे हैं तो ये कोई दबी छुपी बात नहीं है, पर यहाँ बारीकी प्राथमिकता नहीं है। फिर आया 6 जनवरी 2025 का परीक्षण और इस बार असली प्रगति देखने को मिली। उत्तर कोरियाई मीडिया ने प्योंगयांग के पास कहीं से एक नए प्रकार की इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण की घोषणा की। रेंज 1500 किलोमीटर, पहली ऊंचाई 99.8 किलोमीटर, दूसरी 42.5 किलोमीटर, अधिकतम गति मैक 12 बताई गई। जापान और दक्षिण कोरिया के ट्रैकिंग डेटा ने रेंज कम बताई, लेकिन गति वही थी जो उत्तर कोरिया ने बताई थी। मैक 12 वाकई बहुत तेज है और मैक 5 से काफी बेहतर है। पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी और 38 नॉर्थ के विश्लेषक वैन डाइपन ने जनवरी की परीक्षण स्थिति को आधा अधूरा कहा।
उनका कहना है कि ठोस ईंधन बूस्टर इतना अच्छा है कि उत्तर कोरिया इसे तैनात कर सकता है। यह उपयोगी दूरी और गति तक काम करता है। मोबाइल लॉन्चर इसे सुरक्षित बनाता है। प्योंगयांग चाहता है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन बूस्टर के ऊपर हो। उत्तर कोरिया ने जिन उन्नत पैंतरेबाजी क्षमताओं का दावा किया, वे अभी प्रदर्शित नहीं की हैं। राज्य मीडिया में जटिल पुलअप्स, क्रॉस रेंज जिंकिंग और विस्तारित ग्लाइड प्रोफाइल केवल दावे हैं, तथ्य नहीं। वैन डाइपन का मानना है कि एचजीवी को परिपक्व प्रणाली कहने से पहले और सफल परीक्षण जरूरी हैं। जनवरी 2025 के परीक्षण में तकनीकी उन्नयन भी शामिल थे। गति और रेंज की सीमाओं को आगे बढ़ाने के अलावा उत्तर कोरियाई मीडिया ने नए कार्बन फाइबर मोटर केसिंग और अपडेटेड गाइडेंस तकनीक का भी उल्लेख किया। बाहरी विश्लेषक लॉन्च फुटेज और टेलीमेट्री अनुमानों से सीमित आकलन कर सकते हैं, लेकिन वे इसका पूरा आकलन नहीं कर सकते। उत्तर कोरिया तेजी से बदल रहा है, हर परीक्षण से सीख रहा है और 1-2 साल पहले मौजूद कमियों को खत्म कर रहा है। उस परीक्षण के इर्द गिर्द राजनीतिक संदेश उतने ही संयमित थे जितनी आप उम्मीद कर सकते हैं, यानी बिल्कुल भी संयमित नहीं थे। उत्तर कोरियाई बयानों ने इस प्रक्षेपण को इस रूप में प्रस्तुत किया कि देश, उद्धरण शुरू, अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी साधन का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए तैयार है, उद्धरण समाप्त। यह संदेश सीधे वॉशिंगटन, टोक्यो और सियोल के लिए था। क्या हवासोंग 16B किसी संघर्ष में ऑपरेशन के लिए तैयार है या नहीं, ये अभी भी चर्चा में है। उत्तर कोरिया चाहता है कि सब माने कि वह तैयार है, यह स्पष्ट है और इसमें कोई हैरानी नहीं। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का हथियार नियंत्रण में अर्थ है, जिसकी रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर होती है। हवासोंग 16B के बूस्टर के आकार और सामान्य इंजीनियरिंग सिद्धांतों के आधार पर CSIS के विश्लेषकों का अनुमान है, अगर सब कुछ सबसे अच्छे तरीके से काम करे तो यह सिस्टम उस सीमा के ऊपरी छोर तक, यानी लगभग 5500 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। अब तक की हर परीक्षण उड़ान सिर्फ 1100 किलोमीटर तक ही गई है। वे उड़ानें अधिकतम रेंज के प्रदर्शन के बजाय सुरक्षा और डेटा संग्रह के लिए तैयार की गई सीमित प्रोफाइल वाली थीं। कुछ विश्लेषकों का तर्क था कि अगर मिसाइल वास्तव में IRBM दूरी तक नहीं पहुंच सकती, तो हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन के साथ यह संचालन के लिहाज से एक मीडियम रेंज सिस्टम के ज्यादा करीब हो सकती है। यह अंतर संधि के उद्देश्यों और खतरे के आकलन के लिए मायने रखता है, लेकिन बुनियादी तकनीक चिंताजनक ही रहती है, चाहे वह तकनीकी रूप से किसी भी श्रेणी में क्यों न आती हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्योंगयांग को केंद्र मानकर एक बड़ा घेरा बनाएं। चलिए नक्शा बनाते हैं। 3000 किलोमीटर त्रिज्या में पूरा जापान, मुख्य द्वीप और ओकिनावा के सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने आते हैं। अगर त्रिज्या 4000 किलोमीटर कर दें, आप गुआम पहुंचते हैं, जहां एंडरसन एयरफोर्स बेस और नेवल बेस गुआम हैं, जो कोरियाई प्रायद्वीप के संघर्ष में अमेरिकी प्रतिक्रिया के मुख्य केंद्र हैं। 5500 किलोमीटर बढ़ाने पर आप फिलीपींस, सुदूर पूर्वी रूस और शायद अलास्का के एल्यूटियन द्वीपों तक पहुंच सकते हैं। यही खतरे की सीमा है। हवासोंग 16B इसी खतरे की सीमा के लिए बना है। अभी महाद्वीपीय अमेरिका नहीं, बल्कि वे ठिकाने, सहयोगी और स्टेजिंग क्षेत्र, जिन पर अमेरिकी सैन्य योजनाकार प्रशांत संघर्ष में निर्भर हैं। गुआम बार बार उत्तर कोरियाई प्रचार और सैन्य योजनाओं में आता है, क्योंकि वहां बमबर्षक, पनडुब्बियां और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो कुछ ही घंटों में कोरियाई प्रायद्वीप की ओर ताकत दिखा सकते हैं। गुआम को खतरे में डालना, इससे इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए समीकरण बदल जाते हैं। मिसाइल डिफेंस क्यों जरूरी है और ये कैसे काम करते हैं, इसे समझना जरूरी है। फिर हाइपरसोनिक्स इनके लिए मुश्किलें कैसे बढ़ाते हैं, इस पर चर्चा करें। एजिस, थार्ड और पैट्रियट्स जैसे सिस्टम का मूल सिद्धांत है, लॉन्च जल्दी डिटेक्ट करो, ट्रेजेक्टरी ट्रैक करो और यह भविष्य में कहां होगी इसका अनुमान लगाओ। सही समय पर वहां इंटरसेप्टर भेजो, बूम, काम खत्म। कम से कम सिद्धांत में तो आसान है, इसको अंजाम देने में बेहद उन्नत रडार, पल भर में कंप्यूटिंग और ऐसे इंटरसेप्टर शामिल होते हैं जिनकी कीमत प्रति पीस लाखों डॉलर होती है, और उन्हें एक ऐसे लक्ष्य को मारना होता है जो बेहद तेज रफ्तार से चल रहा हो। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ जो अनुमानित रास्तों पर चलती हैं, इन सिस्टम्स ने टेस्टिंग और असली संघर्ष में उचित सफलता दिखाई है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी मिसाइलें आ रही हैं, कितना चेतावनी समय उपलब्ध है और क्या रडार काउंटर मेजर्स और मलबे के बीच ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें इंटरसेप्ट करना असंभव है। अमेरिकी अधिकारी हाइपरसोनिक हथियारों को अजेय नहीं, बल्कि चुनौतीपूर्ण के रूप में वर्णित करने में सावधानी बरतते हैं।
लेकिन यह रक्षकों को मजबूर करता है कि वे लगातार ट्रैक करें, बजाय इसके कि पहले ही अनुमान लगा लें, उड़ान के बाद के चरण में निर्णय लें, जब प्रतिक्रिया का समय कम होता है, और संभावित लक्ष्यों की व्यापक रेंज को कवर करने के लिए अधिक इंटरसेप्टर दागें। गुआम जैसे स्थानों पर जहां चेतावनी का समय मिनटों में होता है, ये जटिलताएं अहम हैं। भविष्य की बात करें तो ओपन सोर्स विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि वासोंग 16 प्लेटफॉर्म को संभावित रूप से और भी अधिक दूरी तक पहुंचने के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। अगर उत्तर कोरियाई इंजीनियर अधिक उन्नत कंपोजिट्स के माध्यम से संरचनात्मक वजन कम करते हैं और उच्च ऊर्जा वाले प्रणोदकों का उपयोग करते हैं, तो वही मूल बूस्टर संरचना अंततः 6000 से 8000 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच सकती है, जिससे ये वास्तव में अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। यह केवल अनुमान है, सिद्ध तथ्य नहीं। जून 2024 का MERV प्रयोग दिखाता है कि वे ऐसे ही अपग्रेड पर विचार कर रहे हैं। कई स्वतंत्र लक्षित री एंट्री व्हीकल्स एक मिसाइल को कई रडार साइट्स या इंटरसेप्टर बैटरियों को एक साथ खतरे में डालने में मदद करते हैं, जो मिसाइल रक्षा के खिलाफ उपयोगी हैं। 38 नॉर्थ और CSIS विश्लेषकों के मुताबिक रणनीतिक रूप से हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन से लैस हवासोंग 16B तकनीक परिपक्व होने पर भी ज्यादा तैनात नहीं होंगे। ये महंगे हैं, तकनीकी रूप से जटिल हैं, और इनका लाभ मुख्य रूप से कुछ खास उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों जैसे मिसाइल डिफेंस रडार और प्रमुख सैन्य ठिकानों के खिलाफ ही ज्यादा मायने रखता है। उत्तर कोरिया के कई बूस्टर संभवतः साधारण मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स या पारंपरिक वारहेड ले सकते हैं, जो बंदरगाह, हवाई अड्डे और लॉजिस्टिक्स हब्स को निशाना बनाएंगे। HGV वेरिएंट एक उपकरण है जो रक्षा प्रणाली को भेद कर पश्चिमी प्रशांत में उन लक्ष्यों को मारने के लिए बना है जो अमेरिकी शक्ति विस्तार को सक्षम बनाते हैं। प्योंगयांग से फैलते उस घेरे के भीतर रहने वाले लोगों के लिए, चाहे वे टोक्यो, ओकिनावा, गुआम या शायद और दूर कहीं भी हों, रेंज ब्रैकेट्स और ग्लाइड व्हीकल की परफॉर्मेंस पर तकनीकी बहसें कुछ हद तक अकादमिक ही हैं। मामला यह है कि एक परमाणु हथियार संपन्न देश, जिसका उकसाने वाले व्यवहार का इतिहास रहा है, ऐसे मिसाइल विकसित कर रहा है जिन्हें खास तौर पर मौजूदा रक्षा प्रणालियों को कम भरोसेमंद बनाने और चेतावनी का समय बहुत कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। वास्तव में जुलाई 2024 में उत्तर कोरिया ने हवासोंग 16B को दर्शाते हुए डाक टिकट जारी किए, जो आमतौर पर अंतरिक्ष उपलब्धियों और बड़े सालगिरह जैसे मौकों के लिए ही आरक्षित होते हैं। अगर आप ये संकेत देना चाहते हैं कि एक मिसाइल कार्यक्रम देश की पहचान के केंद्र में है, तो इसे डाक टिकटों पर छापने से ज्यादा स्पष्ट तरीके से शायद ही कोई कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अनुमानित थी, पर बेअसर रही। यूके, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने इस परीक्षण की निंदा करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। वे प्रस्ताव उत्तर कोरिया को बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक विकसित करने से रोकते हैं, लेकिन लागू करने के तरीके सीमित हैं और पहले के प्रतिबंध भी असफल रहे हैं। बाहरी मदद भी सवाल है। 2025 में द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार रूस उत्तर कोरिया की मिसाइल और ड्रोन क्षमताएं बढ़ाने में मदद कर रहा था। यह एक व्यापक संबंध का हिस्सा है, जिसमें प्योंगयांग रूस के यूक्रेन युद्ध के लिए तोप के गोले और अन्य सैन्य सहायता प्रदान करता है और मॉस्को बदले में तकनीकी विशेषज्ञता और संभवतः हार्डवेयर देता है। किसी भी तकनीक हस्तांतरण की सटीक प्रकृति अस्पष्ट बनी हुई है, क्योंकि दोनों में से कोई भी सरकार इन विवरणों के बारे में खुलकर जानकारी नहीं देती है। पश्चिमी विश्लेषकों को चिंता है कि रूसी मदद उत्तर कोरिया की कमियां खुद की तुलना में ज्यादा तेजी से दूर कर सकती है, खासकर ठोस प्रणोदक, मार्गदर्शन प्रणाली और विश्वसनीय बहुवारहेड डिलीवरी सिस्टम के जटिल क्षेत्रों में। इनमें से किसी की भी अदालत में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उत्तर कोरिया की क्षमताओं की दिशा और रूस DPRK के घनिष्ठ संबंधों का समय किसी की नजर से छुपा नहीं है। और बेशक परीक्षण जारी हैं। देखने के लिए धन्यवाद।